नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों ये वीडियो आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो फरवरी 2024 में हो सकता है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, कहने का मतलब जो 15 एग्ज़ाम हुए हैं 2018, 19 और 20 में, इन टोटल 15 पारियों में जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम हुए हैं, इनमें जो यूपी जीके के सवाल है, स्पेशल जो उत्तर प्रदेश राज्य के संबंधित जीके के सवाल है ना, वो यहाँ पर 120 सवाल कवर करेंगे। यानी ये सभी शिफ्टों में आयोजित हुए, उसमें उत्तर प्रदेश के जितने भी जीके के सवाल पूछे गए हैं, यानी उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित टोटल 120 सवाल इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं। और यहाँ पर नीचे शिफ्ट वाइज विवरण आपके दिया गया है, यानी कौन से एग्जाम के ये सवाल हैं और कितने सवाल है उसमें उत्तर प्रदेश के। वैसे यहाँ पर जीके के टोटल 38 सवाल पूछे जाते हैं। प्रत्येक सेट में आपको जीके के 38 सवाल देखने को मिलेंगे। इन 38 में से 8 से 10 सवाल हैं उत्तर प्रदेश राज्य की स्पेशल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो शिफ्ट वाइज डिटेल, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य के जीके के सवाल पूछे गए हैं। जैसे कि 27 जनवरी 2019 को जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है 2 पारियों में, इसमें फर्स्ट शिफ्ट में 9 क्वेश्चन यूपी जीके के हैं और 27 जनवरी 2019 के सेकंड शिफ्ट में 8 क्वेश्चन हैं जो यूपी जीके के हैं। इसी प्रकार बात करूं, फिर 28 जनवरी 2019 को हुआ, उसमें फर्स्ट शिफ्ट में 8 सवाल यूपी जीके के पूछे गए और फिर 28 जनवरी 2019 को सेकंड शिफ्ट में 7 क्वेश्चंस यूपी जीके के पूछे गए। इसी प्रकार आप देखेंगे 19 में ये 4 एग्जाम हुए थे उत्तर प्रदेश पुलिस के, ठीक है, कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ, बाकी एसआई के अलग है यहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में 18 जून 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में 10 सवाल जीके के पूछे गए। मैं आपको बता दूं 2019 में जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का हुआ है ना, उसमें उत्तर प्रदेश वाला पोर्शन कम था, यानी 8 9 7 8 9 ऐसे सवाल थे। लेकिन जब 2018 का पेपर देखा तो उसमें प्रत्येक शिफ्ट में लगभग 10-11 सवाल देखने को मिले। तो 18 जून को फर्स्ट शिफ्ट में 10 सवाल, 18 जून को सेकंड शिफ्ट में 10 सवाल, 19 जून को फर्स्ट शिफ्ट में 11 सवाल और 19 जून को सेकंड शिफ्ट में 9 सवाल देखने को मिले। और नेक्स्ट यहाँ पर नीचे अपन देखेंगे, ये सभी यहाँ पर इस वीडियो में इंक्लूड सवाल आपको देखने को मिलेंगे प्रत्येक शिफ्ट में जो यूपी जीके के पूछे गए हैं। अभी 2018 आपको बता दूं 2018 में री एग्जाम भी हुआ था, दोबारा एग्जाम हुआ था। वो दोबारा एग्जाम हुआ था 25 और 26 अक्टूबर को, तो री एग्जाम के सवाल भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिए। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम जो 25 अक्टूबर 2018 को हुआ, उसमें 7 क्वेश्चन यूपी जीके के थे। उसके बाद 26 अक्टूबर 2018 को प्रथम पारी में 9 क्वेश्चन यूपी जीके के, फिर 26 अक्टूबर 2018 के सेकंड शिफ्ट में 8 क्वेश्चन यूपी जीके के। तो आप देख सकते हो यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में 8 से 10 सवाल प्रत्येक सेट में यूपी जीके के पूछे जा रहे हैं। आप कहेंगे टोटल जो 38 सवाल है इनमें 8 से 10 सवाल तो यूपी जीके के स्पेशल आ रहे हैं। अभी आप कहेंगे यूपी जीके का सेम जो सिलेबस है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, वो यूपी पुलिस जेल वार्डर का है। सेम 150 सवाल हैं, सेम यहाँ पर जीके के 38 सवाल भी पूछे जाते हैं। तो यूपी पुलिस जेल वार्डर का जो 2020 में लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसका पेपर देखा तो यहाँ पर 19 दिसंबर 2020 के फर्स्ट शिफ्ट में 2 सवाल थे यूपी जीके के मात्र। उसके बाद 19 दिसंबर 2020 के सेकंड शिफ्ट में 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। और यूपी जेल वार्डर 20 दिसंबर 2020 के शिफ्ट फर्स्ट में 4 क्वेश्चन और शिफ्ट सेकंड में 5 क्वेश्चन। तो जेल वार्डर में प्रत्येक शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर यूपी जीके के स्पेशल पूछे गए। तो यहाँ पर ये देख सकते हो 15 यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी जेल वार्डर की 4 शिफ्ट है और 11 यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो 2018-19 में पेपर हुआ है उनके यहाँ पर पूरा आप सवाल देखने को मिलेंगे। और इसकी पीडीएफ फाइल के लिए न्यू कैंडिडेट जो अभी तक नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, जहां पर आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। टेलीग्राम के लिए आपको सर्च करना है @trendgk, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से डायरेक्टली क्लिक करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, जहां पर इन सभी सवाल की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो एक बार यहाँ पर आप सवाल देख लो, उसके बाद दोबारा पीडीएफ में रिवाइज करेंगे तो ये चीज़ें आपके दिमाग में और फिट हो जाएगी कि किन से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में यूपी जीके से संबंधित। अब आप यदि सिलेबस देखते हो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, उसमें जीके में उत्तर प्रदेश से संबंधित ये लाइन लिखी है कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था। अब राजस्व से काफ़ी 3-4 सवाल यहाँ पर राजस्व के मैंने इंपॉर्टेंट देखे थे, तो राजस्व के स्पेशल सवाल बनते हैं, राजस्व, पुलिस के और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के। तो ये उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति संबंधित सारे सवाल देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए, जब सवाल देखेंगे तो पता चल जाएगा। और बाकी यहाँ पर आपको बता दूं सिलेबस तो पता ही होगा लगभग। सामान्य ज्ञान के आपके 38 सवाल हैं, उसके बाद सामान्य हिंदी के 37 सवाल हैं और मैथ्स के आपको लगभग 19-20 सवाल देखने को मिलेंगे मैथ्स के, ठीक है। उसके बाद मानसिक योग्यता जो एक तरीके से रीजनिंग के ही हैं वो 19 सवाल हैं और बाकी यहाँ पर मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि, तार्किक क्षमता, ये 37 सवाल है। तो लगभग 55 के आसपास सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे रीजनिंग के और 20 के आसपास मैथ्स के देखने को मिलेंगे।
तो मेजर वेटेज यहाँ पर हिंदी, रीजनिंग का ज़्यादा है, मैथ्स का है और सामान्य ज्ञान में यूपी से रिलेटेड इस वीडियो में सवाल जानने वाले हैं। बाकी आप कहेंगे तो इसका एक अलग से स्ट्रेटजी वीडियो भी डाल देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना कि किस प्रकार आप कम समय में स्मार्ट वे से इसकी तैयारी कर सकते हो प्रीवियस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो फिलहाल यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर के 15 सितंबर पूछे गए 120 यूपी जीके के सवाल में पहला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो सबसे पुराना ये 27 जनवरी के अपन कंटिन्यू कर रहे हैं, 27 जनवरी 2019 के शिफ्ट फर्स्ट के सवाल। इलाहाबाद बैंक है सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। अब ये यूपी का एक तरीके से इलाहाबाद नाम है, तो ये मैंने यूपी में इंक्लूड कर दिया है। अब ये सबसे पुराना बैंक है, इसका हेडक्वार्टर बोले तो कोलकाता में, ठीक है। इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1865 में हुई है। इलाहाबाद में स्थापित हुआ था 1865 में, और 1969 में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ ना, तो ये राष्ट्रीयकरण होकर सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया इलाहाबाद बैंक 1969 में। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 2, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? ये भी 27 जनवरी की। पीतल नगरी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश का जिला जिसे पीतल नगरी कहेंगे तो पीतल नगरी है मुरादाबाद। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिलता है कि जितने भी उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं उनको अन्य किस नाम से जानते हैं, और भी आने वाले मैंने इसी वीडियो में अपन देखेंगे 3 से 4 और सवाल इससे संबंधित, तो वो सभी आपको याद करने हैं। और इस पर आधारित आप कहेंगे एक अलग से वीडियो लाएंगे, जो सवाल रिपीट हो रहे हैं उनका पूरा डिटेल्ड टॉपिक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मुरादाबाद है पीतल नगरी। अगला सवाल देखें उससे पहले, आज जो अंतिम दिन है 2023 का, इस अवसर पर जो साल में केवल एक बार सबसे कम प्राइस की सेल आती है, वो आपके सामने है टेक्स्ट बुक पास प्रो की। आप यहाँ पर पास प्रो में क्या है, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके प्रीवियस ईयर के पेपर मॉक फॉर्म में लगा सकते हो पास प्रो में। 1 जनवरी से इसकी प्राइस है वो बढ़ने वाली है। उससे पहले यदि आप टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हो 2023 के इस लास्ट सेल में, तो सबसे कम प्राइस में ये टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना, आपको डील मिल जाएगी टीटीजी के कूपन कोड से। अब 10 नहीं 12% का आपको इस कूपन कोड से डिस्काउंट मिलेगा, तो ये स्पेशल कूपन कोड है। वैसे 10% रहता है, आज केवल लास्ट के लिए और यहाँ पर 2% डिस्काउंट है, तो 263 रुपये। वैसे 1 जनवरी से इसकी प्राइस लगभग 499 रुपये होने वाली, तो अभी आधी प्राइस है। न्यू कैंडिडेट आप कहेंगे इसका फायदा क्या है टेक्स्ट बुक पास प्रो का? अब टेक्स्ट बुक पास का मतलब है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं स्टेट और सेंट्रल लेवल के, चाहे पुलिस एग्जाम हो गया कि जो सभी राज्यों के पुलिस एग्जाम, डिफेंस हैं, एसएससी जीडी एग्जाम्स हैं, रेलवे एग्जाम्स हैं, 700 एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक बार में मिल जाएंगे। तो 2024 में जो भी एग्जाम आएंगे 1 साल की वैलिडिटी में, उनके आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। और पास प्रो है ये, प्रो का मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर मॉक फॉर्म में। यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के लगभग आपको 10 पेपर मिलेंगे मॉक फॉर्म में, पूरे पेपर अटेम्प्ट करना। और यूपी एसआई के आपको 27 पेपर मिल जाएंगे, जो भी इस पैटर्न पर आधारित है, वो भी मॉक फॉर्म में आप लगा सकते हो। तो जितना हो सके मॉक टेस्ट दो, क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पोर्शन है वो रीजनिंग का है, मैथ का है। तो मॉक टेस्ट से ही, प्रैक्टिस से ही रीजनिंग मैथ आपकी बेहतर हो पाएगी, क्योंकि सवाल ज़्यादा है, समय कम है, कम समय में ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट के लिए जो बेहतरीन स्ट्रेटजी रहती है वो रहती है ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना, प्रैक्टिस करना, कॉन्फिडेंस उनसे ही आएगा। तो आज से ही टेक्स्ट बुक पास प्रो ले लो, क्योंकि अभी लास्ट डील चल रही है। कैसे लेना है न्यू कैंडिडेट को पता नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है डेमो वीडियो की, आप चेकआउट करना। डेमो वीडियो को बताया गया है कि आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो कैसे बाई करना है और उस पर कैसे मॉक टेस्ट देना है सभी एग्जाम्स के। तो टीटीजी के कूपन कोड मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला सवाल जो पूछा गया है 27 जनवरी 2019 को, 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी? तो यूपी के राज्यपाल उस समय राम नाईक थे। अभी यहाँ पर 2019 से नए राज्यपाल है, वो है आनंदीबेन पटेल। तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है, ठीक है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में 2 सवाल मैंने ऐसे देखे हैं जो आपकी विज्ञप्ति से पूछ लिए हैं। जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की विज्ञप्ति आई ना, उनको थोड़ा ध्यान से आपने देखा होगा, तो ये सभी सवाल 2 सवाल तो पूछे हैं। एक और बताऊंगा। एक सवाल है ये कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की भर्ती के लिए शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष उम्मीदवारों को कितना दौड़ना होता है? तो दौड़ना है, रनिंग आपको पता होगा जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, कि आपको 4.8 किलोमीटर की रनिंग है वो 25 मिनट में कंप्लीट करनी रहती है। तो 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर है। आप कहेंगे ये तो मेल कैंडिडेट के लिए, तो मेल का ही तो पूछा है, फीमेल का कितना? तो फीमेल का इसका आधा है। फीमेल का टाइम तो आधा नहीं, थोड़ा ज़्यादा है, 14 मिनट है, लेकिन दौड़ आधी है, 2.4 किलोमीटर है वो 14 मिनट में फीमेल की। अगला सवाल यहाँ पर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने
कहाँ पर एक कार्यालय स्थापित किया है? तो आईआईटी कानपुर का है, जिसमें पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान के विदेशी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया। तो पूर्व छात्र हैं ये आईआईटी कानपुर के। तो ये जो कार्यालय स्थापित हुआ है न्यूयॉर्क में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अपना सवाल है, अभी ये सभी 27 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के सवाल चल रहे हैं। अगला सवाल है, हिंदू कथा के अनुसार रामायण महाकाव्य के देवीय राजा राम को किसकी राजधानी अयोध्या में शासन किया था? तो यहाँ पर हिंदू कथा के अनुसार रामायण महाकाव्य के देवीय राजा राम ने जो कौशल की राजधानी अयोध्या है वहां पर शासन किया था। तो राम ने अयोध्या पर शासन तो किया, लेकिन अयोध्या किसकी राजधानी? कौशल की राजधानी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, कौन सा कथक घराना नृत्य रूप के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है? तो लखनऊ। कौन सा कथक घराना? लखनऊ कथक घराना है, यह आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट यहाँ पर फिरोजाबाद 200 से अधिक वर्षों से किसका उत्पादन कर रहा है? तो फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियों का उत्पादन होता है। आपको बता दूं, एक सवाल आपकी यूपी पुलिस में 2024 में देखने को मिलेगा, वो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है ना, कौन से डिस्ट्रिक्ट का कौन सा प्रोडक्ट है, सभी रट लेना, क्योंकि अभी 19-18 में भी यहाँ पर सवाल पूछे गए हैं। तो सभी जिलों के अपने प्रोडक्ट रट लेना, उनकी क्या। अब यहाँ पर ये जो पूछा है ना, प्रत्येक जिले की विशेषता में कांच की चूड़ियाँ उत्पादित होती हैं, वो कहाँ पर होती है? फिरोजाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट वाले यहां पर देखते हैं, 1658 में बहादुरपुर की लड़ाई में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह सूजा को शाहजहां के पोते है ना, जिसका नाम है सुलेमान सिखो ने हराया था। तो शाहजहां के दूसरे बेटे शाह सूजा को शाहजहां के पोते ने हराया, जिनका नाम है सुलेमान सिखो। तो ये लड़ाई है दोस्तों बहादुरपुर की लड़ाई है, जो उत्तर प्रदेश में हुई थी 1658 में। तो बहादुरपुर की लड़ाई के बारे में डिटेल में देखें तो ये लड़ाई हुई थी, ध्यान रखना बहादुरपुर की लड़ाई इंपॉर्टेंट है, 24 फरवरी 1658 को हुई थी। ये युद्ध भारत के मुगल सम्राट शाहजहां के बेटों के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई थी। और जहां शाहजहां बीमार पड़ा तो उसके 4 पुत्र दारा शिकोह, शाह सूजा, औरंगजेब और मुराद बख्श सत्ता के लिए लड़ने लगे थे। तो दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह ने, ये दारा शिकोह का पुत्र था सुलेमान सिकोह, इसने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के उत्तर पूर्व में 8 किमी दूर बहादुरपुर में शाह सूजा को हराया था। तो ये लड़ाई हुई थी 1658 में। नेक्स्ट अपना सवाल है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये यहाँ पर सवाल कंटिन्यू हो रहे हैं 27 जनवरी की सेकंड शिफ्ट के। मदन मोहन मालवीय जो प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है वो गोरखपुर में है। तो मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय, तो यहाँ पर विश्वविद्यालय में एक नहीं 3-4 सवाल पूछे गए। तो आपको क्या इससे सीख मिलती है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी मेजर यूनिवर्सिटी हैं वो कहाँ पर स्थापित है और उनकी स्थापना किसने की, वो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में है। नेक्स्ट यहाँ, और ये स्थापित कब हुआ है मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय? तो ये 1962 में हुआ था। कब हुआ? 1962 में। अगला सवाल कि उत्तर प्रदेश पुलिस का लोगो है ना, उसमें कौन सा जीव है? तो 2 मछली आपको लोगो में देखने को मिलेगी, 2 मीन 2 मछली, मछली यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक कौन सा जीव है? तो वहाँ यहाँ पर जीव है मछली। 27 जनवरी सेकंड से। नेक्स्ट सवाल पूछा, लोकसभा में उत्तर प्रदेश की सीटें कितनी? अब लोकसभा में सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, 80 सीटें हैं। और आपको पूछ लें उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीट कितनी है? 403 सीट है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट कितनी है? 31 सीट है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीट कितनी है? 100 सीट है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा 403 सीटें हैं, राज्यसभा 31 सीटें हैं, विधान परिषद की 100 है, जिसमें 90 निर्वाचित होते हैं और 10 नॉमिनेट होते हैं। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, माघ मेला किस दिन शुरू होता है? माघ मेला है ना, ये उत्तर प्रदेश में ही लगता है, इसलिए यहाँ पर इंक्लूड किया है मकर संक्रांति को। जनवरी मंथ में जो आती है ना, 14 जनवरी को मकर संक्रांति। तो माघ मेला मकर संक्रांति के दिन है वो शुरू होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पर, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? संत कबीर है ना, ये बनारस में इनका जन्म हुआ, बनारस में इनका पालन पोषण हुआ। तो कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ? बनारस में हुआ। संत कबीर का जन्म और पालन पोषण बनारस में हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल देखते हैं अपन, लखनऊ घराने को की नींव किस उस्ताद ने रखी थी? लखनऊ घराने की नींव रखी थी दोस्तों बख्शू खाना ने। किसने रखी थी? लखनऊ घराने की नींव बख्शू खाना ने रखी थी। बख्शू खाना, लखनऊ घराना, बख्शू खाना, लखनऊ घराना, बख्शू खाना। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज के 2 रंग होते हैं, कौन कौन से? अब यहाँ पर देखा लोगों में तो आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में मछली देखने को मिलती है। ध्वज में 2 रंग हैं, एक लाल है एक नीला है, 2 कलर है ध्वज में, लाल और नीला, ब्लू एंड रेड।
नेक्स्ट है अमीर खुसरो की कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है। छाप तिलक सब छीनी ये खड़ी बोली में है। अमीर खुसरो है ना, इनकी कविता है छाप तिलक सब छीनी है। तो पूछ लेना साप छाप तिलक सब छीनी किनकी कविता है। अमीर खुसरो की है। अमीर खुसरो ने यहाँ पर छाप छोड़ी है, छीनी की खड़ी बोली में छोड़ दी है छाप। नेक्स्ट अपना है केंद्रीय विश्वविद्यालय। देखिए केंद्रीय विश्वविद्यालय से यहाँ पर सेकेंड सवाल आ चुका है। तो पूछा है केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है। ये 28 जनवरी को पूछा है फर्स्ट शिफ्ट में। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो विद्या विहार में है ना, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का, वो लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय है दोस्तों प्रयागराज में। यूपी पुलिस का हेडक्वार्टर है प्रयागराज में। नेक्स्ट यहाँ पर है बरसाने की होली लठमार होली बरसाने की। बरसाने की होली है लाठी के साथ खेली जाती है। बरसाना वृंदावन मथुरा गोकुल गोवर्धन, तो यहाँ पर जो बरसाना है ना उसकी होली चलती है लाठी से, लठमार होली। नेक्स्ट अपना है उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला, कंपिल मेला है दोस्तों जैन समुदाय का। यूपी में जो कंपिल मेला है। अब मेले के यहाँ पर एक और चीज़ नोट करो, मेले के मैंने 5 से 6 सवाल देखे हैं। तो मेले के आपके सवाल पूछे जाएंगे, कौन सा मेला कहाँ पर लगता है। उत्तर प्रदेश के जितने भी मेले हैं वो कहाँ पर लगते हैं, किस धर्म से जुड़े हुए हैं, वो आप देख के जाना। तो ये सवाल भी रिपीट हो रहा है। उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। 28 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में आया। भारत में कथक नृत्य की प्रतिपादक है कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज। कौन है कथक डांसर? पंडित बिरजू महाराज। उत्तर प्रदेश का राज्य नृत्य है कथक दोस्तों। नेक्स्ट अपना सवाल है निम्नलिखित में से क्या उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में एक नहीं है। तो यहाँ पर पहले तो दौड़ का पूछा था, अभी यूपी पुलिस की चयन प्रक्रिया में क्या होता है? शारीरिक परीक्षण बिल्कुल आपका होता है, मापतोल होगा, शारीरिक परीक्षण होगा। शैक्षिक योग्यता तो चाहिए ही चाहिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल का आप एग्जाम दे रहे हो तो शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर जरूरी है। आयु की पात्रता का भी हुआ है, 3 वर्ष बढ़ी है तो आयु की पात्रता भी। भाषा परीक्षण ऐसा कोई अलग से भाषा परीक्षण नहीं होता, आपका जो एग्जाम होता है वही होता है। तो ये एक नहीं है प्रक्रिया में शामिल। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने 10 अश्वमेध घाट पर किए जाने वाले 10 अश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। तो 10 अश्वों का मेध हुआ, उनके यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। किस देवता ने? भगवान ब्रह्मा ने दी थी, ऐसी पौराणिक मान्यता। तो एक सवाल मैंने और नोट किया यहाँ पर, जितने भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश है धार्मिक नगरी है काफ़ी ज़्यादा और बहुत भगवान कृष्ण हैं, भगवान राम रिलेटेड है, काफ़ी जगह हैं जहाँ से कथाएं जुड़ी हुई है तो उनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये पौराणिक कथा है भगवान ब्रह्मा से, जहाँ पर 10 अश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी गई थी। और ये जो 10 अश्वमेध घाट है ना, ये दोस्तों कहाँ पर है? तो ये है वाराणसी में, गंगा तटवर्ती सुप्रसिद्ध स्थान है 10 अश्वमेध वाराणसी में। अगला सवाल है उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम, तो इकाना क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? लखनऊ में। तो उद्घाटन के बाद पहला जो क्रिकेट मैच हुआ था ना, वो भारत और वेस्ट इंडीज के मध्य T20 मैच खेला गया था। अगला सवाल है वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। यहाँ पर पूछ लिया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना, एक तो सवाल में ही आंसर है 1887 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी एक सवाल बनता है कब स्थापना हुई है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। तो 1887 में। किसने की थी? सर विलियम मुयर ने की थी। विलियम मुयर याद रखिएगा, जिन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 को की थी, विलियम मुयर। पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था। अब प्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी ना, वो थी सुचेता कृपलानी। तो सुचेता कृपलानी है वो उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री बनी थी और वो किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की बनी थी। कब बनी थी? 1963 में बनी थी। ये 28 जनवरी 2019 के सेकंड शिफ्ट में सवाल आया है। उत्तर प्रदेश में सुचेता कृपलानी बनी थी 1963 से 1967 तक। नेक्स्ट अपना सवाल है वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन चुने गए। तो यूपी के मुख्यमंत्री सभी को पता है योगी आदित्यनाथ। आगे सवाल आएगा आदित्यनाथ किस पंथ से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट अपना यहाँ पर सवाल है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। राज्य पक्षी है दोस्तों सारस। अब उत्तर प्रदेश के यहाँ पर आप देख सकते हो राज्य पशु है वो है बारहसिंगा, स्वैम्प डियर है राज्य पशु। राज्य वृक्ष है अशोक, राज्य वृक्ष याद रखिएगा अशोक है। राज्य पशु डियर है,
बारहसिंगा है। राज्य के पक्षी हैं वो सार्स करें जो आपको पूछा, पक्षी सार्स है। वृक्ष अशोक है, पशु बारहसिंगा है। राज्य के पुष्प दोस्तों पलाश है। पुष्प का आगे सवाल आएगा तो यहाँ पर देख लो, पुष्प पलाश है। राज्य गीत उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश समेटता खुद को, ये राज्य गीत है। ये पूरा है उत्तर प्रदेश समेटता खुद को इतिहास के पन्नों में इस टाइप से। राज्य खेल है यूपी का हॉकी। राज्य नृत्य है कथक। तो उत्तर प्रदेश के ये प्रतीक हैं। राज्य की पशु स्वैम्प डियर, राज्य की वृक्ष अशोक, राज्य की पक्षी सार्स, पुष्प पलाश, राज्य गीत उत्तर प्रदेश समेटता खुद को इतिहास के पन्नों में, राज्य खेल हॉकी। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर आपके सामने, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो 1937 से 50 तक उत्तर प्रदेश का जो पहले नाम था ना वो संयुक्त प्रांत था। आगे सवाल आएगा कि कब तक संयुक्त प्रांत रहा? तो संयुक्त प्रांत रहा 1937 से 1950 तक। ध्यान रखना, 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश रहा था संयुक्त प्रांत के नाम से, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित होता है? अब मेले से ये यहाँ पर और सवाल आया है। कैलाश मेला है भगवान शिव के सम्मान में कहाँ पर आयोजित होता है? तो कैलाश होता है आगरा में। कैलाश मेला आगरा में, ध्यान रखिएगा। तो पूछ ले कैलाश मेला कहाँ पर, आप कहेंगे आगरा में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है? सबसे लंबी नहर, शारदा नहर। कौन सी नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है? तो शारदा, सबसे, शारदा है ना, शारदा, शारदा सबसे लंबी है, शारदा सबसे लंबी। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर यूनिवर्सिटी से एक और सवाल आपके सामने आता हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में कहाँ पर है? तो वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। उत्तर प्रदेश राज्य के कहाँ पर, किस जिले में एक कृषि विश्वविद्यालय? तो मेरठ में है दोस्तों वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी है मेरठ में। कहाँ पर है? मेरठ में पटेल, मेरठ में पटेल। तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। अगला सवाल है, मुरादाबाद किस काम के लिए प्रसिद्ध है? देखिए इस टाइप से दोबारा सवाल आया प्रोडक्ट और संबंधित स्थान का। मुरादाबाद पीतल काम के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर में हस्तकला उद्योग में खुद के लिए एक जगह बना चुका है पीतल के काम के लिए मुरादाबाद। ठीक है। तो दोबारा रिपीट हुआ, इससे पहले भी मुरादाबाद का आ चुका है। मुरादा है, पीतल है वो, मुरादा है, पीतल है वो। कहीं ना कहीं मुरादाबाद का प्रोडक्ट है जहां पर काम के लिए प्रसिद्ध है, पीतल पर काम होता है मुरादाबाद में। 19 जून 2018 फर्स्ट हिट में आ चुका है। नेक्स्ट अपना गुलाबी गैंग से सवाल, गुलाबी गैंग के संस्थापक कौन है? तो संपत पाल देवी, संपत पाल देवी, गुलाबी पाल। ठीक है, संपत पाल देवी, संगीता पाल, शीला पाल, सभी में पाल पाल कर रखा है, लेकिन गुलाबी है तो आपको संपत पाल देवी करना है। संपत पाल देवी गुलाबी गैंग की संस्थापक। ये जो गुलाबी गैंग है ना, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आधारित एक सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण और सशक्तिकरण के लिए काम करती है यूपी और एमपी में, जिसकी फाउंडर है संपत पाल देवी। नेक्स्ट अपना है, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? अब एनसीआर में उत्तर प्रदेश के टोटल 8 जिले हैं, जिसमें से ये जो 23वां जिला शामिल हुआ है एनसीआर में वो है शामली जिला। शामली जिला हुआ है 23वां जिला, 19 जून 2018 फर्स्ट हिट में आ चुका है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है जो 23वां जिला एनसीआर में शामिल हुआ है वो है शामली। अब उत्तर प्रदेश के पूछ ले कौन सा जिला एनसीआर में शामिल नहीं है, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 8 जो जिले हैं उसमें मेरठ दोस्तों एनसीआर में शामिल है। ध्यान रखना, मेरठ एनसीआर में शामिल है। उसके बाद गाजियाबाद एनसीआर में शामिल है। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। तो ये 8 जिले हैं। तो यहाँ पर विकल्प में देखेंगे ना, केवल शामली एक ही है इनमें से जो शामिल है। तो ये अच्छी बात है, आपको यदि 8 जिले पता होते कौन सा शामिल है तो वही आप टिक करते। मेरठ शामिल है दोस्तों, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, ग से गाजियाबाद, ग से गौतम बुद्ध नगर है, और यहाँ पर मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, ये 8 जिले हैं दिल्ली एनसीआर में। नेक्स्ट अपना सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? इजी सवाल है ना, काफ़ी इजी सवाल है। उत्तर प्रदेश के साथ दोस्तों नेपाल की बाउंड्री लगती है। अब आपको सवाल पूछेंगे थोड़ा और डीप तो क्या कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से नेपाल की सीमा टच होती है? उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होती है? तो वो दोस्तों जिले हैं, टोटल 7 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो नेपाल से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। उन 7 जिलों में पूछ रहे तो महाराजगंज हैं, सिद्धार्थनगर हैं, बलरामपुर हैं, सारस्वती हैं, बहराइच हैं, लखीमपुर हैं
और पीलीभीत है। तो ये 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ 579 किलोमीटर की बाउंड्री साझा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की केवल एक ही देश के साथ सीमा टच होती है, वो नेपाल के साथ होती है, और वो लगभग कितनी होती है, 579 किलोमीटर। कितनी, 579 किलोमीटर में 7 जिले हैं, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, सारस्वती। तो नाम से ही जैसे महाराज हैं, बलराम हैं, ठीक है, सरस्वती है, सिद्धार्थनगर है, लखीमपुर, पीलीभीत, बहराइच है, ये हैं। आप कहेंगे उत्तर प्रदेश के साथ कितने राज्य और यूटी की सीमा टच होती है? 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से उत्तर प्रदेश की बाउंड्री साझा होती है। 8 राज्य कौन से? राजस्थान की होती है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जो यूटी एक दिल्ली है ना, वो यूटी। उसके बाद यहाँ पर उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। 8 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश की होती है। अगला सवाल नंबर 38, बाराबंकी में देवा मेला प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रसिद्ध सूफी संत कौन, वारिस अली शाह के वार्षिक उर्स के अवसर पर आयोजित होता है। तो मेले का यहाँ पर सवाल है ना, बाराबंकी जो जिला है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर देवा मेला प्रत्येक वर्ष होता है। वारिस अली शाह के वार्षिक उर्स के अवसर पर बाराबंकी में देवा मेला होता है। कौन सा मेला? बाराबंकी में देवा मेला। पूछ ले कब होता है? तो कार्तिक महीने में होता है। कार्तिक महीने में सूफी संत वारिस अली शाह के वार्षिक उर्स पर। तो वारिस अली शाह यहाँ पर करेक्ट करना है। 19 जून 2018 को पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है? वर्षा ऋतु उत्तर प्रदेश में गीत होता है कजरी। कौन सा गीत है? कजरी गीत है। वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में कजरी गीत गाते हैं। उर्दू कविता में फिराक गोरखपुरी के नाम से किसे जाना जाता है? उर्दू कविता में फिराक गोरखपुरी के नाम से रघुपति सहाय को जाना जाता है। फिराक गोरखपुरी है रघुपति सहाय। नेक्स्ट है, राजा हर्षवर्धन ने कहाँ पर ज्ञान का एक विशाल केंद्र स्थापित किया जिसे भद्र विहार कहा जाता था? भद्र विहार कहा जाता था कनौज को। तो हर्षवर्धन ने कनौज में ज्ञान का एक विशाल केंद्र स्थापित किया जिसे भद्र विहार कहा जाता था। कहाँ पर किया हर्षवर्धन ने? कनौज पर ही शासन किया था हर्षवर्धन ने, इसे भद्र विहार कहते थे। प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित था? तो प्राचीन भारत में जो जमदग्नि ऋषि है उनका आश्रम कहाँ पर था? जमानिया, गाजीपुर। जमानिया कहाँ पर है? जमाना है गाजी का जमाना, ठीक है। जमानिया में था जमदग्नि ऋषि का आश्रम, गाजी का जमाना है, ठीक है, गाजीपुर में था। अगला सवाल है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को चेदी के नाम से जाना जाता था? उत्तर प्रदेश का क्षेत्र बुंदेलखंड को 6ठी शताब्दी में चेदी के नाम से जानते थे। अब चेदी के नाम से किसे जानते थे? बुंदेलखंड को 6ठी शताब्दी में चेदी के नाम से जानते थे। 19 जून को आ चुका है 2018 में। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? अब यहाँ पर इन ऑप्शन में से महोबा है। दोबारा सेम सवाल आएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित कौन सा जिला है? तो महोबा रिपीट होगा दोबारा। ये 19 जून को पूछा है 2018 के सेकंड सेट में। बुंदेलखंड में अब जिलों की बात करें, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये क्षेत्र पड़ता है बुंदेलखंड, इसमें उत्तर प्रदेश के कौन से जिले हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में? तो उत्तर प्रदेश का जालौन जिला है बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश का झांसी जिला है, उत्तर प्रदेश का ललितपुर है, चित्रकूट है, हमीरपुर है, बांदा जिला है और महोबा है। और ये सभी उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र में हैं। जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा और महोबा, ठीक है। तो जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा और महोबा। अब मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं बुंदेलखंड में? तो मध्य प्रदेश के आप देख सकते हो सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दतिया, इसके अलावा भिंड जिले का लाहर क्षेत्र, ग्वालियर जिले का मांडेर तहसील तथा रायसेन का विदिशा जिले का कुछ भाग है। तो यहाँ पर विशेषकर उत्तर प्रदेश का याद रखना है, जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा और महोबा। आपको महोबा विकल्प में दे रखा था। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का है दोस्तों 7.3%। कितना है? 7.3%। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? वो है 2,38,566 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2,38,566, याद रखते हो आप, 2,38,566। तो ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल आपको याद रखना ही है, 2,38,566 है। ये कुल देश के क्षेत्रफल का 7.5%, 7.3% एग्जैक्टली यहाँ पर ये कुल देश के क्षेत्रफल का है। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो इसका अक्षांशीय और देशांतरी जो विस्तार है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि थोड़े सामान्य से सवाल आपको पता होंगे तभी यहाँ से जनरल सवाल पूछेंगे। तो यदि यूपी के बाहर के कैंडिडेट हैं जो फॉर्म डाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो 23-30 याद रखिएगा, 23-52 से
30-24, 23-52, 30-24 उत्तरी अक्षांश, 77-05 पूर्वी देशांतर से 84-38 पूर्वी देशांतर तक। अब पूर्व से पश्चिम उत्तर प्रदेश की ये वाली जो लंबाई है ना वो है 650 और उत्तर से दक्षिण है 240। उत्तर से दक्षिण कम है 240, ये वाली ज़्यादा है 650 है। तो पूर्व से पश्चिम 650 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर है। यूपी का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ है। क्षेत्रफल 238,566 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट अपना सवाल है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मथुरा की राजधानी क्या थी? 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व जो मथुरा है, सॉरी पूछा है मथुरा किसकी राजधानी थी? मथुरा राजधानी किसकी थी? सुरसेन की। मथुरा सुरसेन की राजधानी बन गई थी 6ठी शताब्दी में। मथुरा कहाँ की? तो मथुरा सुरसेन की। मथुरा सुरसेन की राजधानी बनी थी। नेक्स्ट अपना है, उत्तर प्रदेश दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान 1887 के संपादक कौन थे? तो उत्तर प्रदेश का जो दैनिक समाचार पत्र है हिंदुस्तान, ये 1887 में इनके संपादक थे मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय ने उत्तर प्रदेश दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान को पब्लिश किया था। MMM MMM 1887 हिंदुस्तान, ठीक है, 1887 मदन मोहन मालवीय ने किया था। नेक्स्ट वाला अपन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सभी आधिकारिक कार्यों में हिंदी का उपयोग करने के लिए किस वर्ष इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया गया था? सही जवाब है 1951 से। उत्तर प्रदेश के सभी ऑफिशियल कार्य है वो हिंदी का उपयोग करने के लिए 1951 में से कानूनी रूप से बाध्यकारी बताएं कि उत्तर प्रदेश में जो भी ऑफिशियल काम है वो हिंदी में होंगे। तो 1951 में ये बाध्य कर दिया। फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली विकसित की थी। अब टप्पा शैली जो शास्त्रीय संगीत के टप्पा शैली है, ये फैजाबाद के प्रमुख संगीतकार मियाँ गुलाब नबी शोरी ने विकसित की थी। तो टप्पा शैली किसने विकसित की? मियाँ गुलाब नबी शोरी। ये गुलाब नबी शोरी कहाँ से थे? फैजाबाद से थी। नेक्स्ट अपना सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय लोकगीत है? बुंदेलखंड का लोकगीत है आल्हा। कौन सा? बुंदेलखंड आला, बुंदेलखंड वाले बुंदेलखंड आल्हा। नेक्स्ट अपना, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मा घाट पर कर्णाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी का निर्माण करती है? अब ब्रह्मा घाट ये उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर कौन सी नदी है? वो ब्रह्मा घाट पर कर्णाली नदी से मिलती है। तो शारदा नदी है ना जो सबसे लंबी, ये ब्रह्मा घाट पर कर्णाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी का निर्माण कर देती है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक रंगीन और मंत्रमुग्ध मेला है। कौन सा मंत्रमुग्ध मेला है? जो मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के कुछ दिन बाद आयोजित होता है। तो रंगीन मेला, मंत्रमुग्ध मेला है, ये नौचंदी मेला है। कौन सा? नौचंदी मेला। नौचंदी मेला कहाँ पर होता है? ये सवाल पूछे इनडायरेक्टली तो आप कहेंगे मेरठ में होता है। तो यहाँ से मेलों से आपको लग रहा है ना सवाल बन रहा है, मेलों से सवाल आ रहा है और मेलों की विशेषताओं से आ रहा है। ये मेला नौचंदी मेला कब होता है? होली होती है उसके कुछ दिन बाद होता है। नौचंदी मेरठ, ठीक है, नौचंदी मेरठ में, नौचंदी मेरठ। नेक्स्ट यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? ग्रास ऑन द ईस्ट। यहाँ से जिलों की जो विशेषता है ना, सिटीज़ का अन्य नाम है ना, वो ध्यान रखना। ग्रास ऑन द ईस्ट कहा जाता है कन्नौज को। कन्नौज को क्या कहा जाता है? ग्रास ऑन द ईस्ट, ठीक है, ग्रास ऑन द ईस्ट है, ये कन्नौज को कहा जाता है। ग्रास ऑन द ईस्ट है। कन्नौज के शासक हर्षवर्धन, आगे पीछे सवाल आया था ना, कन्नौज के हर्षवर्धन शासक है। तो उत्तर प्रदेश की जो कन्नौज सिटी है ना, इनको ग्रास ऑन द ईस्ट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, ये रिपीट हुआ है, सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? ये इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो 1887 में स्थापित हुआ है। इससे पहले आया, इसकी स्थापना किसने की है? तो सर विलियम म्योर ने इसकी स्थापना की है और भवन का सर विलियम एमर्सन द्वारा डिजाइन किया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो सबसे पुराना 1887 में सर विलियम म्योर के द्वारा स्थापित और भवन सर विलियम एमर्सन ने डिजाइन किया था। नेक्स्ट सवाल, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ पर हुआ है? ज़्यादातर कवि का जन्म है वो उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन यहाँ पर पूछा है मुंशी प्रेमचंद का जन्म किस सिटी में हुआ है? वाराणसी में हुआ है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ पर हुआ है? वाराणसी में, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की वाणी वाराणसी में। नेक्स्ट अपना है, हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद का जन्म भी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ, ध्यान रखना। मेजर ध्यानचंद का जन्म है वो इलाहाबाद में हुआ है। हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद का जन्म इलाहाबाद में हुआ। 2016-17 के अनुसार चीनी उत्पादन और आउटपुट में 1/3 से अधिक किस भारतीय राज्य का हिस्सा है? चीनी उत्पादन में सबसे अधिक गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है, तो यहीं से चीनी प्रोडक्शन 1/3 होती है पूरे भारत की। उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प पलाश, यहाँ पर बता चुके हैं अपन एक्स्ट्रा फैक्ट में पहले ही, राज्य पुष्प है पलाश।
प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने पहली हमसफर ट्रेन की शुरुआत है ये आनंद विहार और किन के मध्य की थी? तो भारतीय रेलवे ने आनंद विहार और गोरखपुर के मध्य हमसफर ट्रेन की शुरुआत की थी, आनंद विहार और गोरखपुर के मध्य। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो सबसे अधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में। इलाहाबाद प्रयागराज में हाईएस्ट पॉपुलेशन है। 2011 की सेंसस आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की यहाँ पर जो कुल जनसंख्या है वो देश की जनसंख्या का 16.51% है। टोटल जनसंख्या देश की जनसंख्या का 16.51% है और जो टोटल परसेंटेज था ना 7.3% था वो देश के क्षेत्रफल का, लेकिन जनसंख्या का यहाँ पर 16% शेयर करता है। क्षेत्रफल कम करता है देश का लेकिन जनसंख्या ज़्यादा उसके सापेक्ष शेयर करता है। देश की 16.51% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट जो पॉपुलेशन रहती है उसमें कितनी है उत्तर प्रदेश में टोटल पॉपुलेशन? तो यहाँ पर आप देखेंगे 19,98,12,341 है। लगभग 20 करोड़ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की 2011 की सेंसस कहती है। इस 20 करोड़ में से पुरुष और महिला का परसेंटेज कितना है? तो इसमें 52.29% तो पुरुष है और 47.71% महिला है। तो कहने का मतलब यहाँ पर पुरुष ज़्यादा है 52.29 और महिला 47.1 है। और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या है 77.73, नगरीय जनसंख्या है 22.27। आपको जो सवाल पूछा था उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है तो वो प्रयागराज है, इलाहाबाद है। सेकेंड हाईएस्ट है मुरादाबाद की, थर्ड हाईएस्ट है गाजियाबाद की। तो ये टॉप 3 उत्तर प्रदेश के हाईएस्ट पॉपुलेशन वाले जिले हैं, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद। प्रयागराज, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है महोबा, उसके बाद चित्रकूट, फिर हमीरपुर। तो सबसे कम महोबा, सबसे अधिक प्रयागराज। तो महोबा, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर में लगभग 829 व्यक्ति रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा रहते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में। प्रति वर्ग 829 व्यक्ति। भारत का 382 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का तो 829 व्यक्ति रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। उत्तर प्रदेश में साक्षरता कितनी है? 67.72 है। उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात कितना है? 912। ये भी इंडिया से कम है, 943 इंडिया का है। उत्तर प्रदेश का कितना है? 912। नेक्स्ट अपना है महाराजा स्वाई जय सिंह द्वितीय ने कहाँ पर खगोलीय वेधशाला स्थापित की है उत्तर प्रदेश में? अब स्वाई जय सिंह ने 5 जगह पर जंतर मंतर स्थापित किया था। जो जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला उसमें उज्जैन भी एक था उन 5 जगहों में से। वो 5 जगहों भी बता देता हूँ। नई दिल्ली में जंतर मंतर स्थापित हुआ था, जयपुर में हुआ था, उज्जैन में हुआ है, मथुरा में हुआ है, वाराणसी में हुआ था। उत्तर प्रदेश के काफ़ी जगहों में हुआ है, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी। यहाँ पर ये 3 जगह यूपी की है, जयपुर, राजस्थान, नई दिल्ली। 5 जगह पर खगोलीय वेधशाला जिसमें उज्जैन में भी एक है, जय सिंह द्वितीय ने बनाई थी। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना यूपी जेल वार्डर में आया था। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1972 में। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद है 1972 में स्थापित। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में व्यापार सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय स्थापित है? तो उत्तर प्रदेश का जिला जहां पर व्यापार सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय है वो वाराणसी में है। वाराणसी में है व्यापार सुविधा केंद्र है वाराणसी में। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जो अप्रेंटिसशिप योजना है, जो ट्रेनिंग वाली अप्रेंटिसशिप योजना है, उसमें सरकार ने CMAPS के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तो CM जो अप्रेंटिस प्रोत्साहन स्कीम है उसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा, बिल्कुल सही कथन है। उम्मीदवार को 2500 रुपये प्रति माह वजीफे के रूप में बिल्कुल यहाँ पर स्टिपेंड मिलेगा, 2500 रुपये पर माह। 100 करोड़ टोटल यहाँ पर फंड है, उसमें से 2500 रुपये पर माह मिलेगा जो भी ट्रेनी है प्रशिक्षु को। वजीफे की कुल राशि, स्टिपेंड की कुल राशि केंद्र सरकार है वो 1500 रुपये वहन करेगी। इन 2500 में से 1500 रुपये केंद्र के हैं, 1000 रुपये है राज्य के, ठीक है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना में। उपरोक्त सभी हैं, पूछा है कौन सा सही है, तो सभी 3 सही है। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया सामाजिक अभियान है हाथ धोना रोके कोरोना। तो ये कोरोना के दौरान। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में है सतीश महाना। सभापति है उत्तर प्रदेश विधानसभा के सतीश महाना।
और सदन के नेता तो हो जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, लेकिन सदन के जो उप नेता है वो सुरेश खन्ना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सदन के उप नेता सुरेश खन्ना है और विपक्ष के नेता हैं अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में टोटल 403 विधानसभा सीट है, जिसमें एनडीए की कितनी है? एनडीए की है 278 है, जिसमें बीजेपी की 253 है, बाकी एडी की 13 है, निषद की 6 है, एसबीएसपी की 6 है। नेक्स्ट अपना सवाल है देवा शरीफ मेला। आप देखिए मेलों से एक और सवाल, देवा शरीफ मेला, इससे पहले सवाल में मेंशन था देवा शरीफ मेला, मैंने कहा बाराबंकी में। देवा शरीफ मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? बाराबंकी। देवा शरीफ है बाराबंकी में, ठीक है। नेक्स्ट है नौचंदी मेला कहाँ पर है? नौचंदी भी सवाल में पहले आ चुका है, नौचंदी मेला है मेरठ में। नौचंदी मेरठ, नौचंदी मेला मेरठ में। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से होकर गुजरता है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, तो एक्सप्रेस वे देख लेना जो उत्तर प्रदेश से गुजरते हैं, नेशनल हाईवे जो उत्तर प्रदेश से गुजरते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे 10 कितने जिलों से? 10 जिलों से गुजरता है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो लिंगानुपात सेक्स रेशियो हाईएस्ट है जौनपुर में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर लिंगानुपात सबसे अधिक है? जौनपुर जिले का। यहाँ पर न्यूनतम लिंगानुपात है गौतम बुद्ध नगर का 851 और सबसे अधिक है वो जौनपुर का है। तो जौनपुर में जौन आ गई लिंगानुपात की सबसे अधिक है, सबसे कम है लिंगानुपात वो है गौतम बुद्ध नगर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? अब जब 2011 की सेंसस हुई उस समय उत्तर प्रदेश में 71 जिले थे, अभी कितने हैं? 75 जिले हैं। तो नए जिले जो ऐड हुए उसमें हैं दोस्तों परबुधा नगर है, पंचशील नगर है, भीम नगर है, तो अभी टोटल 75 जिले हैं। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम, यहाँ पर 18 जून 2018 सेकंड शिफ्ट के सवाल कंटिन्यू हो रहे हैं। सवाल है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम, आगे और सवाल आएगा ये ब्रह्मावर्त है कहाँ पर सवाल आएगा, तो ये दोस्तों बिठूर में है। कहाँ पर है? बिठूर में। तो ब्रह्मावर्त है बिठूर में है, जहाँ पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है, जो रामायण के रचयिता है वाल्मीकि, इनका आश्रम बिठूर में। और संयुक्त प्रांत जो पहले उत्तर प्रदेश का नाम था, संयुक्त प्रांत में बिठूर शहर कानपुर जिले का एक हिस्सा था। तो बिठूर कहाँ का? कानपुर जिले का हिस्सा था। ये शहर गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित था। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में जो बिठूर में स्थित है। ये माना जाता है कि भगवान राम द्वारा निर्वासित होने के बाद सीता ने वाल्मीकि आश्रम में समय बिताया था। निर्वासित होने के बाद सीता वाल्मीकि आश्रम चली गई थी। बिठूर भगवान राम, लव और कुश के पुत्रों का जन्म स्थान माना जाता है। यहीं पर भगवान राम के जो पुत्र लव कुश है इनका जन्म माना जाता है। वाल्मीकि ने बिठूर में अपने आश्रम से महाकाव्य रामायण भी लिखा था, बिठूर से ही लिखा था वाल्मीकि ने। तो ये बिठूर वह जगह है जहाँ पर वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त था, ठीक है। नेक्स्ट अपना सवाल है राष्ट्रीय कवि मैथिली चरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ है? तो ये 18 जून 2018 सेकंड शिफ्ट में सवाल आया है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म दोस्तों चिरगांव में हुआ है, जो उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में। तो झांसी करेक्ट हो जाएगा। मैथिली चरण गुप्त का जन्म कहाँ पर? चिरगांव झांसी में हुआ है। नेक्स्ट अपना सवाल है मथुरा कला विद्यालय किस काल में अपने शीर्ष पर था? मथुरा कला विद्यालय दोस्तों कुषाण काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। मथुरा कला विद्यालय पहली शताब्दी ईस्वी के दौरान कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल में विकसित हुआ। कुषाण सम्राट कनिष्क के काल में विकसित हुआ मथुरा कला विद्यालय। नेक्स्ट अपना देखते हैं सवाल गुप्त काल का टेराकोटा पक्की जो मिट्टी है उसकी ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर। ये भीतरगांव वाला सवाल हाल ही के एसएससी एग्जाम में भी पूछा हुआ है। एसएससी एग्जाम है कि भीतरगांव है कहाँ पर? भीतरगांव उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में है। कहाँ पर है? कानपुर जिले में। तो भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। और यहाँ के जो मंदिर है वो किसके बने हुए? भीतरगांव के मंदिर गुप्त काल का टेराकोटा की ईंटों से बने हुए, पक्की मिट्टी की ईंटों से हैं, टेराकोटा की ईंटों से बने हैं भीतरगांव के मंदिर। गुप्त काल की जो टेराकोटा की ईंटें हैं उनसे भीतरगांव के मंदिर, जो कि कानपुर में है। भीतरगांव कहाँ पर? तो भीतर आपके कान के भीतर। नेक्स्ट अपना है वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? यह भी 18 जून 2018 शिफ्ट 2 में पूछा है। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण है ये रानी अहिल्याबाई ने किया था। किसने किया था? तो ये जो विश्वनाथ मंदिर हैं, वर्तमान मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा 1780 में करवाया गया था। 1780 में। बाद में महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा 1835 में
1000 किलोग्राम शुद्ध सोने के द्वारा इसको बनाया गया है। वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर है। शुरुआत में रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनाया था 1780 में, लेकिन 1835 में 1000 किलोग्राम 1835 में 1000 केजी सोने से बना दिया था रणजीत सिंह ने। तो रण जीत लिया भाई यहाँ पर विश्वनाथ मंदिर बनाकर। उससे पहले बनाया था रानी अहिल्याबाई। ठीक है, नेक्स्ट अपना सवाल है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का पद है ये कब सर्जित किया गया था? उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त का पद है ये दोस्तों 1975 में सर्जित किया गया था। कब सर्जित हुआ था? 1975 में लोकायुक्त एक्ट पारित हुआ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। भ्रष्टाचार विरोध प्राधिकरण है लोकायुक्त, जो कर्मचारी भ्रष्टाचार करते हैं उनके विरुद्ध में ये पद 1975 में। कब सर्जित हुआ? 1975 में। चलो, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? तो फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण दोस्तों कराया था वो औरंगजेब ने कराया था। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब गंगा की चिकित्सकीय विशेषताओं और उनके महत्व को भली भांति परिचित था, और यहाँ पर फर्रुखाबाद में इन्होंने मुगल घाट का निर्माण करा दिया था। औरंगजेब काफ़ी परिचित था गंगा नदी की जो पवित्रता है उससे। तो आपको पूछ ले, गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह औरंगजेब ने कहाँ पर कराया था? फर्रुखाबाद में कराया था। कहाँ पर? फर्रुखाबाद में। ये 18 जून सेकंड शिफ्ट का सवाल है। नेक्स्ट है, किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय शौरा नृत्य, कौन सा? शौरा नृत्य किया जाता है। फसल कटाई के समय शैरा या शौरा नृत्य होता है। नेक्स्ट यहाँ पर, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया था यहाँ पर शाहजहां ने। कब कराया था? 1647। मोती मस्जिद शाहजहां करेक्ट हो जाएगा। 1647 में कराया गया था आगरा में। आपको पूछ ले मोती मस्जिद कहाँ पर है, तो आप कहेंगे आगरा में। ठीक है, आगरा में है मोती मस्जिद। ताजमहल आगरा में है मोती मस्जिद, जिसको शाहजहां ने ही बनवाया था 1647 में। नेक्स्ट अपना सवाल है, अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए किस योजना की शुरुआत हुई थी? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना शुरू की थी 7 अप्रैल 2018 को, वो है गंगा हरितमा योजना। गंगा हरितमा योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश स्तरीय गंगा हरितमा अभियान 2018 का शुभारंभ किया था 7 अप्रैल 2018 को, गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, पौधारोपण करने के लिए। नेक्स्ट अपना है, काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले का एक प्रोडक्ट के रूप में चुना गया? तो ये यूपी पुलिस 26 अक्टूबर 2018 शिफ्ट फर्स्ट का सवाल है। तो काला नमक है उत्तर प्रदेश, जो चावल है एक्चुअल में चावल है, काला नमक ये चावल की किस्म है। ये किस नगर का? सिद्धार्थ नगर का वन डिस्ट्रिक्ट, जो ODOP वाला है ना, तो सिद्धार्थ नगर का। ODOP से जरूर देख लेना, सवाल बनेगा। सिद्धार्थ नगर में ये काला नमक चावल की किस्म है। ये एक जिला एक उत्पाद है सिद्धार्थ नगर का। नेक्स्ट अपना सवाल देखते हैं, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म, अमीर खुसरो का दोबारा पूछ लिया, जन्म कहाँ पर हुआ भाई? किस जिले में हुआ अमीर खुसरो का जन्म? तो अमीर खुसरो का जन्म वैसे हुआ है पटियाली में। पटियाली नामक कस्बा है, ये अभी कासगंज जिले में आता है। यहाँ पर कासगंज ऑप्शन नहीं है, एटा है, तो ये एटा और कासगंज पास में ही, तो एटा करेक्ट हो जाएगा। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाली एटा में हुआ था। उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ, जो एटा उत्तर प्रदेश है वहीं पर हुआ था सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म। नेक्स्ट है, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में है। कहाँ पर है? फैजाबाद। अब ये जो नवाब शुजा-उद-दौला की रानी है उम्तुजुहरा उर्फ बहू बेगम, तो ये इनका नाम वैसे है उम्तुजुरा, तो उम्तुजुरा है, इसको बहू बेगम कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश के फैजाबाद ज़िले में स्थित है। इनका मकबरा 1816 में बनाया था नवाब शुजा-उद-दौला ने। तो शुजा-उद-दौला की रानी है उम्तुजुरा उर्फ बहू बेगम के लिए 1816 में ये बनाया गया था मकबरा। उत्तर प्रदेश में फैजाबाद में है बहू बेगम का मकबरा। नेक्स्ट अपना सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उनके शिष्य द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? तो गिरिजा देवी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिरिजा देवी जो मशहूर शास्त्रीय गायिका है, गिरिजा देवी ये सैनिया और बनारस घराने की एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका है, जो कि उत्तर प्रदेश से है। सैनिया और बनारस घराने की ये गायिका है और इनका नाम है अप्पा जी।
नेक्स्ट सवाल है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाथ किस संप्रदाय से संबंधित है? योगी आदित्यनाथ हैं नाथ संप्रदाय से। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? अब नेपाल की सीमा है, इन जिलों में से जो विकल्प हो जाएगा वो आपके महाराजगंज है। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमा नेपाल से लगती है, उनमें आपकी महाराजगंज एक है, सिद्धार्थ, महाराज, बलराम, ठीक है, सारोशती है, बहराइच है, लखीमपुर, पीलीभीत, ये जिले हैं नेपाल से लगते हैं। 579 किलोमीटर की बाउंड्री नेपाल से टच होती है उत्तर प्रदेश की। अगला है, एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाहदा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? तो ये आपको इससे क्या देखना है, उत्तर प्रदेश के जितने भी खिलाड़ी हैं ना, जिन्होंने कोई ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन किया हो, कॉमनवेल्थ गेम में अच्छा प्रदर्शन किया हो, एशियन गेम्स में अच्छा प्रदर्शन किया हो, और कोई भी इंडिविजुअल स्पोर्ट के जो होते रहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इवेंट, उनमें कोई अच्छा प्रदर्शन करके मेडल लेके आए हो, वो किस ज़िले से हैं, ज़रूर ज़रूर देख लेना। तो इसका एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ से सवाल बनेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। जो भी उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं वो किस ज़िले से हैं, अपना वीडियो आ जाएगा। सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से हैं? सुधा सिंह दोस्तों रायबरेली ज़िले से हैं। किस ज़िले से? रायबरेली। नेक्स्ट अपना सवाल है, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? 1950 में तो किया गया है। कौन सी डेट को किया गया है? 24 जनवरी 1950 को किया गया। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया है, जब भारतीय गवर्नर जनरल ने संयुक्त प्रांत का नाम आदेश 1950 पारित किया और संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया। याद रखना है 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी मत कर देना, 2 दिन पहले कर दिया है 24 जनवरी को। 26 जनवरी 1950 को तो अपना गणतंत्र दिवस की शुरुआत हुई है। एशियाई खेल 2018 के डबल ट्रैप शूटिंग के रजत पदक विजेता 15 वर्षीय शार्दुल विहान उत्तर प्रदेश के किस जिले से? अभी एशियन स्पोर्ट का 2018 में जो एग्जाम हुआ था ना, तो यहाँ पर 2018 का एक करंट रिलेटेड आप कहेंगे सवाल था। तो 15 वर्षीय शार्दुल विहान उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? मेरठ जिले से है। ये दोस्तों री एग्जाम के अपन सवाल देख रहे हैं, जो 26 अक्टूबर 2018 को दोबारा एग्जाम हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया? हस्त निर्मित कागज है वो प्रोडक्ट किस जिले का है? जालौन जिले का है हस्त निर्मित कागज। जल से लकड़ी से कागज बन जाएगा, तो जालौन से यहाँ पर हस्त निर्मित कागज बना देते हैं, ये जल से लकड़ी से। तो जालौन जिला हस्त निर्मित कागज उत्तर प्रदेश से। 26 अक्टूबर 2018 शिफ्ट 1 री एग्जाम में पूछा हुआ है। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, 1921 में अपनी राजधानी को कहाँ से लखनऊ में बदल स्थानांतरित कर दिया था? आगरा और अवध के जो संयुक्त प्रांत हैं अब उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हो, तो वहाँ पर 1921 में जो राजधानी थी वो इलाहाबाद से कहाँ कर दी गई है? लखनऊ कर दी गई थी। 1921 में आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत की राजधानी है इलाहाबाद से लखनऊ हुई थी। कहाँ से लखनऊ हुई थी? इलाहाबाद से लखनऊ हुई थी। कब हुई लखनऊ जो राजधानी है अभी? वो 1921 में हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट अपना सवाल है, गौतम बुद्ध की माँ जिनका नाम है देवदह, ये देवदह है, ये राज्य के शासक परिवार से थी। गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी। तो जो गौतम बुद्ध की माँ है वो किस राज्य से थी? देवदह। जो गौतम बुद्ध की माँ है वो देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो देवदह देवरिया है। देवदह जो नाम है ना वो देवरिया का है अभी। तो वह देवरिया राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में है। देवरिया प्राचीन इतिहास में कौशल राज्य का हिस्सा था। देवरिया पहले कौशल राज्य का हिस्सा था। देवरिया जिला है ना, 16 मार्च 1946 को गोरखपुर जिले के रूप में अस्तित्व में आया। तो ये गोरखपुर जिले के रूप में अस्तित्व में 16 मार्च 1946 को आया। पहले कौशल राज्य का हिस्सा था। तो यहीं पर गौतम बुद्ध की माँ थी। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्म, मैंने कहा था ना ब्रह्मव्रत है, ये पूछा जाएगा। बिठूर में है। कहाँ पर है? बिठूर में है, जहाँ पर वाल्मीकि ने रामायण लिखी, जहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ है और सीता जी ने भी वहाँ पर निर्वासित होने के बाद रही थी। तो ब्रह्मव्रत है बिठूर में। नेक्स्ट अपना सवाल है, 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने किस नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जैसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया? ये भी री एग्जाम 26 अक्टूबर को हुआ है। तो इसका नाम है बनारस अखबार। बनारस अखबार का प्रकाशन है जनवरी 1845 में हुआ। ये अखबार गोविंद नारायण थत्ते के संपादन में उत्तर प्रदेश से प्रकाशित हुआ है। तो गोविंद नारायण थत्ते के संपादन में, तो गोविंद रघुनाथ ने इसको संपादित किया है बनारस अखबार को। और ये 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने अपना पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला। तो उत्तर प्रदेश का
पहला हिंदी समाचार पत्र है उसका नाम है बनारस अखबार, जो 1845 में निकाला था गोविंद रघुनाथ ने। ये पूरा सवाल इंपॉर्टेंट है, पोज करके रट लो। नेक्स्ट अपना सवाल है, जौनपुर के शर्की शासक सुल्तान हुसैन शर्की एक महान संगीतकार थे और उन्होंने किसकी तर्ज पर एक बड़ा ख्याल विकसित किया था। तो जौनपुर के शर्की शासक जिनका नाम है सुल्तान हुसैन शर्की, तो हुसैन जी ने ठुमरी के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। ठुमरी के जैसा ही एक बड़ा ख्याल बनाया था हुसैन शर्की ने, जो जौनपुर के शर्की शासक है। ठुमरी वैसे 19वीं शताब्दी के दौरान नवाब वाजिद अली शाह के लखनऊ दरबार में लोकप्रिय हुई थी। किसके दरबार में? वाजिद अली शाह लखनऊ दरबार में ठुमरी विकसित हुई और जौनपुर के शर्की शासक सुल्तान हुसैन शर्की ने यहाँ पर ठुमरी की तर्ज पर ख्याल विकसित किया था। तो ख्याल किसने विकसित किया? सुल्तान हुसैन शर्की ने। नेक्स्ट सवाल है, भेड़ कुंड है ये कहाँ पर है? यहाँ पर क्या हुआ? अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था। तो यहाँ पर द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था। द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था जहाँ पर अर्जुन ने मछली को निशाना बनाया, वो जगह थी भेड़ कुंड। तो ये भेड़ कुंड उत्तर प्रदेश के किस जगह पर है? फर्रुखाबाद में मछली को निशाना बना दिया था। तो फर्रुखाबाद के भेड़ कुंड में द्रौपदी स्वयंवर जीतने के लिए अर्जुन ने मछली को निशाना बनाया। द्रौपदी के पिता ध्रुपद थी। तो ध्रुपद वो अर्जुन को चाहते थे कि गुप्त रूप से आशा करते थे कि अर्जुन उनकी बेटी द्रौपदी के उनसे शादी कर ले, तो उनका स्वयंवर के लिए वही चाहते थे ध्रुपद। तो यहाँ पर किसने? अर्जुन ने मछली को निशाना बना दिया था द्रौपदी स्वयंवर जीतने के लिए। ये जगह है भेड़ कुंड, इसी जगह पर बनाया था जो फर्रुखाबाद में है। और फर्रुखाबाद की स्थापना दोस्तों मोहम्मद खान बंगस ने 1714 में की थी। फर्रुखाबाद की स्थापना खान बंगस ने की थी। नेक्स्ट अपना सवाल है, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया। ये तो अलग सवाल आ गया, वैसे ये सवाल पूछा गया था लेकिन उत्तर प्रदेश का नहीं है, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट अपना 100वां सवाल है, उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो सवाल हैं ये उत्तर प्रदेश, इससे पहले तो थे सारे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का सेम एग्जाम पैटर्न है उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डर फायरमैन कांस्टेबल का। तो ये जो 19 दिसंबर को लेटेस्ट एग्जाम हुआ है 2020 में जो उत्तर प्रदेश का, इसमें सवाल ये है, उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी जैता ये क्या है? उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य तो है। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य कौन से? नौटंकी, रासलीला, कजरी जैता। अगला सवाल है, मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले ने राज्य की जीडीपी में अधिकतम योगदान दिया? तो ये जिला है नोएडा। नेक्स्ट अपने यूपी पुलिस जेल वार्डर फायरमैन के 19 दिसंबर 2020 का शिफ्ट 2 के सवाल देखते हैं, जो 4 सवाल पूछे गए हैं 19 दिसंबर को। तो जेल वार्डर में कम ही सवाल पूछे गए, 2-4 प्रत्येक सेट में पूछे गए। तो 19 दिसंबर की फर्स्ट सेट में 2 सवाल हैं, 19 दिसंबर की सेकंड सेट में जो 4 सवाल हैं। राजस्व आयोग, यहाँ पर एक आपका चैप्टर में पुलिस राजस्व आयोग का है ना, तो यहाँ पर राजस्व आयोग के आपको जेल वार्डर में सवाल देखने को मिले। राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं? राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में टोटल 10 सदस्य हैं। कितने हैं? 10 सदस्य। लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संगीत और नृत्य का घराना है लखनऊ घराना, सभी को पता है। संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन गोरखपुर के अंतर्गत हो जाएगा। अगला सवाल है, 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आपके सिलेबस में है अलग से उत्तर प्रदेश का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? ये सवाल एक और शेप में पूछा गया है। अब इसमें याद रखना है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना 1831 में हुई थी। कब हुई थी? 1831 में हुई थी, इलाहाबाद में। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी? इलाहाबाद में। बोर्ड है ये दोनों मुख्य राजस्व प्राधिकरण प्रशासनिक और न्यायिक के रूप में कार्य करता है। तो मुख्य राजस्व प्राधिकरण प्रशासनिक और न्यायिक के रूप में कार्य करता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो 1831 में इलाहाबाद में स्थापित हुआ है। इसको रट लेना है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना है वो इलाहाबाद में हुई, 1831 में हुई। नेक्स्ट ये यूपी जेल वार्डर 20 दिसंबर के सवाल है। फर्स्ट शिफ्ट का सवाल देखो, 20 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है, सीएपीएफ और सीपीयू के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के विजेता को प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफियां प्रदान की जाती? तो 3 ट्रॉफी मिलती हैं यहाँ पर सीपीयू या सीएपीएफ की तरफ से, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की तरफ से, जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण इंस्टीट्यूट है, पुलिस को प्रशिक्षण दिलाती है, उनके विजेता को प्रतिवर्ष 3 ट्रॉफियां देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो स्टेटमेंट का यहाँ पर पूछ लिया है, यह भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का है। मैंने कहा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 1931 में स्थापित हुआ है इलाहाबाद में।
सॉरी 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इलाहाबाद में स्थापित हुआ। लेकिन 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग है वो इलाहाबाद में कार्य करता है और प्रशासनिक विंग है वो लखनऊ स्थानांतरित कर दिया। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है कि 1947 के बाद कौन सा विंग कहाँ कार्य करता है। जो न्यायिक विंग है वो तो इलाहाबाद में काम करता है और प्रशासनिक विंग है वो लखनऊ में। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगला सवाल देखते हैं, आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्ष 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसे 1932 से 35 के दौरान हटा दिया गया था। अब यहाँ पर जो 1831 में इलाहाबाद में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जिसे आप हिंदी में बोलेंगे राजस्व परिषद है, तो वर्ष 1831 में इलाहाबाद में राजस्व परिषद स्थापित हुआ। तो उत्तर प्रदेश द्वारा कौन सा कार्य उस समय जब स्थापित हुआ वो किया जाता था और बाद में 1932 से 35 में हटा दिया गया था। ये 1831 है, ये 100 साल बाद हटा रहे हैं 1932-35 के दौरान। तो ये कार्य है कोर्ट ऑफ वार्ड से संबंधित, कोर्ट ऑफ वार्ड से संबंधित कार्य है वो हटा दिया गया। नेक्स्ट है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में टोटल 18 मंडल है। कितने मंडल है यूपी में? 18 मंडल है, 4 संभाग हैं और 75 जिले हैं, तो 18 मंडल हो जाएंगे। अब यूपी जेल वार्डर का 20 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सवाल है 82.5 डिग्री ईस्ट, जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है। तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व है, जो भारत का मानक समय रेखा है, भारत का मानक मेरिडियन है, ये इलाहाबाद से निकलता है और वैसे ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। ग्रीनविच मीन टाइम से हमारा समय 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट अपना सवाल है, उत्तर प्रदेश की सरकार को 2020-21 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के रूप में सबसे अधिक राजस्व प्राप्त हुआ। अब जीएसटी का अलग से आपका सवाल आएगा सिलेबस में, एक सवाल जीएसटी का देखने को मिलेगा। तो जीएसटी से इतने ही 15-20 सवाल बनते हैं, उनको रट लो। तो सवाल है, वस्तु एवं सेवा कर के रूप में सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करता है उत्तर प्रदेश सरकार का, ये राज्य उत्पाद शुल्क के द्वारा, राज्य उत्पाद शुल्क के द्वारा। मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले ने राज्य की जीडीपी में न्यूनतम योगदान दिया। सबसे कम योगदान सरस्वती का, ये करंट अफेयर्स का सवाल है। निम्नलिखित में से कौन यूपीजेडए और एलआर अधिनियम का सबसे उपयुक्त फुल फॉर्म है। तो आपको पूछा है यूपीजेडएएलआर एक्ट का क्या मतलब है। यूपी यानी उत्तर प्रदेश, उसके बाद जेड ए यानी जमींदारी एबोलिशन, एंड एलआर का मतलब है लैंड रिफॉर्म। एक्ट कब आया? 1950 में आया। तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी एबोलिशन एंड भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950, ये फुल फॉर्म है। उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण उत्तर प्रदेश सरकार है। अगला अपना सवाल है वो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो 25 अक्टूबर 2018 को री एग्ज़ाम हुआ, उसके सवाल अभी यहाँ पर लास्ट में शामिल करते हैं। जो री एग्ज़ाम हुआ 25 अक्टूबर को, तो उसमें कितने सवाल पूछे गए हैं? लगभग 7 सवाल पूछे गए हैं यूपी जीके के। सवाल देखिएगा, जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में गोल्ड जीतने वाले 16 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। सौरभ चौधरी है मेरठ से, ठीक है, सौरभ चौधरी मेरठ से। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी होती है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। पोटास की कमी होती है, वो मृदा है जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा जिसमें पोटास की कमी होती है? जलोढ़ मृदा। उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट मृदा जलोढ़ ही पाई जाती है, जलोढ़ मृदा अधिकतम पाई जाती है। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में ये सबसे अधिक पाई जाती है? तो सबसे अधिक ये आप कहेंगे जौनपुर में। जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ जिलों में पाई जाने वाली मिट्टी में पोटास की कमी होती है। जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ जिले, जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ जिले में पोटाश की कमी होती है। जलोढ़ मृदा में वैसे ही पोटाश कम होता है। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, अशोक स्तंभ शेर का मुख, ये कहाँ से लिया गया है, किस संग्रहालय में संरक्षित है अभी? तो ये सारनाथ के संग्रहालय में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाक भुक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता था। चंदेल शासन के दौरान बुंदेलखंड क्षेत्र है, ये जेजाक भुक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता था। तो चंदेल वंश ने जेजाक भुक्ति क्षेत्र, जो वर्तमान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड है, वहां पर शासन किया था। चंदेल वंश ने जेजाक भुक्ति में शासन किया था और जेजाक भुक्ति क्षेत्र ये बुंदेलखंड क्षेत्र है। जेजाक भुक्ति है ये बुंदेलखंड है, ठीक है। और बुंदेलखंड का अपन ने राज्यों के जिलों के बारे में बात कर दी है, कौन से जिले आते हैं। उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका, उत्तर प्रदेश की महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका कौन सी है, जो 1847 में प्रकाशित करने का श्रेय जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो उत्तर प्रदेश की महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका है बाल बोधिनी, और बाल बोधिनी है ये 1 जनवरी 1874 को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बाल बोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किया।
47 नहीं, शायद ये 74 होना चाहिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र करेक्ट हो जाएगा। बाल बोधिनी पत्रिका, ये उत्तर प्रदेश की महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है वो बाल बोधिनी है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध सितार वादक, नाम है नवाब इनायत खान, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? सितार वादक हैं इनायत खान हैं इटावा, इनायत इटावा, ठीक है, इनायत इटावा न कि एटा। अंतिम सवाल, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र के उत्तर प्रदेश के जिले हैं जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा और महोबा। इनमें से महोबा करेक्ट हो जाएगा, ये दोबारा रिपीट हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के ये जिले हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। एक बार दोबारा देखो, जालौन, जा झा, ये अंतिम सवाल है, तो इसकी ट्रिक आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सभी कैंडिडेट देख लेंगे। बुंदेलखंड क्षेत्र के जिलों की ट्रिक यहाँ पर जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा और महोबा। अंतिम सवाल याद रख लो, ये सभी जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा और महोबा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के जिले हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो 1 घंटे में ये पूरे 121 सवाल हैं जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के इन 15 प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। सभी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सवाल हैं। एफर्ट के लिए लाइक कर देना। बहुत से सवालों को एक एक करके ढूंढना रहता जो उत्तर प्रदेश स्पेशल है। तो इस प्रकार के वीडियो आपको उत्तर प्रदेश के इन सवालों पर आधारित, यूपी के सवालों पर आधारित हैं, जितने भी उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं वो अपन कवर कर देंगे, जहां से आपके कम से कम 8 से 10 सवाल आते हैं, उनमें 5 से सवाल तो सही हो जाएँ, जो अदर स्टेट वाले हैं उनको भी फ़ायदा हो जाए, क्योंकि उन्होंने कभी उत्तर प्रदेश जीके के सवाल देखे ही नहीं हैं। बाकी अभी आपको ज़्यादातर जो फोकस करना है ना, वो रीजनिंग और मैथ पर करना है, क्योंकि समय बहुत कम है। कम से कम आपके पास 40 दिन है। फरवरी में एग्ज़ाम हो रहा है, कहीं न कहीं हो जाएगा फरवरी में। डेट भले ही फिक्स मत कहो आप, लेकिन फरवरी एंड तक हो जाएगा एग्ज़ाम। तो उसमें आपको अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे ना, जीके में बहुत ज़्यादा सवाल आप सही नहीं कर पाओगे। स्मार्ट स्ट्रेटजी मेरा कहना तो यही है कि आप सामान्य हिंदी में ज़रूर करो, क्योंकि इतने ही टॉपिक है, पर डे एक टॉपिक लेके चलेंगे तो ईजिली हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और स्ट्रेटजी है कि वीकली आपको रिवीजन करना है। आपने पढ़ लिया टॉपिक और रिवीजन नहीं किया, वो पढ़ा हुआ ज़ीरो, मैं कहूँगा ज़ीरो है, कुछ भी काम का नहीं है। आप रिवीजन नहीं करेंगे तो अब रिवीजन ऐसे कर सकते हो, आप मॉक टेस्ट दो। अभी ऐसा नहीं आप पर डे मॉक टेस्ट देंगे तो आपके पास समय थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि मॉक टेस्ट में भी आपके 2 घंटे जाने वाले हैं। पर दिन आपको 12 से 13 घंटे तो पढ़ने हैं, जिसमें 2 दिन में 1 मॉक टेस्ट लगा लेना है। और मॉक टेस्ट से क्या होगा, जो चीज़ें आप पढ़ते हो ना, जैसे कि मॉक टेस्ट में क्या ज़्यादातर हिंदी, मानसिक योग्यता, ये रीजनिंग और मैथ्स ही तो है ज़्यादातर। तो इनसे आपको बार-बार जो सवाल गलतियाँ हो रही वो पता चलेगा और उनको आप सही करेंगे और टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगा। मॉक टेस्ट के लिए आप टेक्स्ट बुक्स जॉइन कर लो, आज ही जॉइन कर लो, क्योंकि टेक्स्ट बुक में प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ। आप कौन से लगाओ प्रीवियस पेपर? यूपीएससी, एसआई के बहुत से पेपर पड़े, क्योंकि काफ़ी पेपर हुए और 10 के आसपास पेपर आपको प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के। अब इतना ही समय है, तो कम से कम प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओ, वहाँ से अच्छा खासा आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में रीजनिंग का इन सभी टॉपिक में से कौन से सवाल पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के लिए टेक्स्ट बुक में कैसे मॉक टेस्ट मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी सबसे लोवेस्ट प्राइस की डील चल रही है, आपके लिए बेहतरीन ऑफर है। टीटीजे के कूपन कोड यूज़ कर लेना और आज इसका फायदा उठा दो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वीडियो का मिल जाएगा कैसे आपको मॉक टेस्ट देना। वहाँ पर प्रीवियस ईयर के सारे पेपर मिल जाएंगे, उनका आप कम से कम 2 दिन में 1 मॉक टेस्ट दो, अच्छे ढंग से उसका एनालिसिस करो और बिल्कुल स्मार्ट तरीके से आप जो टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं, आप रीजनिंग मैथ्स में बना लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जरूर बना लेंगे और इनसे ही आपका सिलेक्शन होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।